नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, और आप लोग भी जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ के लिए, आईएएस के लिए ये टेस्ट नंबर 13 है, और 1 से लेकर हमने 12 तक जो है टेस्ट सीरीज़ इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको जाके देख लीजिए, ठीक है। और ये दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है, और इसकी भी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है, जिसकी लगभग 20 टेस्ट सीरीज़ हैं, हम आपको 20 प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने परचेज़ की है, लेकिन आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो और इसमें क्या है कि थोड़ा जो जिस तरीके से टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, वो थोड़े फेरबदल के हिसाब से जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है उन टर्निंग पॉइंट के हिसाब से यूपीएससी जो है के लिए जो टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती हैं, थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती हैं। इसलिए अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको और ध्यान से देखिए, जिससे आपको उस क्वेश्चन से आप अवेयर हो सकें, ठीक है। आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और उन पर 1-2 बार रिसर्च कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और उसको देखिए ये कहाँ पर गलती है, क्या है, ठीक है, जिससे आपको जो नए क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन से आपको उनसे भी आप अवेयर हो सकें। ज़्यादातर जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, जो देखा कि हाँ डिफ़िकल्टी लेवल है और स्टूडेंट वो क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनका दिमाग ख़राब हो गया और उन्होंने टेस्ट सीरीज़ छोड़ दी। ऐसा नहीं करना। हम ये गारंटी देते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ से जो है 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं और 100 में से 30 भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आप गारंटेड 60 क्वेश्चन या 60% आप उसमें सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये जो टेस्ट सीरीज़ जो भी संस्थान बनाएगी वो कम से कम 1 साल में 20 टेस्ट सीरीज़ बनाएगी, ठीक है। जिस तरीके से दृष्टि ने बनाई है, 20 टेस्ट सीरीज़ बनाई है। लेकिन अगर वहीं उनका देखा जाए, जो यूपीएससी संस्थान वालों का, यूपीएससी जो आयोग है उसका देखा, उसे सिर्फ साल में 1 ही टेस्ट सीरीज़ बनानी है, ठीक है। तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल की बनाती है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट की, ठीक है। उसमें कोई कठिन नहीं बनाती है। कठिन इसलिए नहीं बनाती है, अगर वो सरल बना देंगे, उनको आपको सिलेक्शन करना है, उनको आपको निकालना नहीं है, उनसे आपको दुश्मनी नहीं निकालनी, ठीक है। और आप अगर ज़्यादा मार्किंग कर भी लो तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैकेंसी के अनुसार कट ऑफ निकाल देंगे। अगर सारे ही बच्चों के 90 मार्क आए हैं तो वो 90 ही से कट ऑफ उठा लेंगे, या 90 नहीं 95 से उठा लेंगे। उस पर लोड पड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो तो अपने हिसाब से जो है पेपर सरल ही बनाते हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनको, मतलब वो ये देखना चाहते हैं स्टूडेंट में कि स्टूडेंट की मेंटलिटी कितनी अच्छी है, स्टूडेंट कितना अच्छा है, उस किस प्रकार के मतलब उसकी सोच रखता है। तो सोच जो है उसके अनुसार भी ये आईएएस वाले क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं, जो यूपीएससी का पेपर बनाते हैं। उसमें कोई सा क्वेश्चन हो, उसमें एक ना एक रास्ता आपको उत्तर की तरफ ले जाती है, सटीक उत्तर की तरफ ले जाती है, अगर आप वो जो है रास्ता ढूंढ सके। या वो एलिमिनेशन मेथड का हो, या वो कोई अप्रोच हो, या कोई थिंकिंग हो, ठीक है। जैसे अगर टैगा की बात की जाए, ठीक है, टैगा का ही नाम है, जैसे बोरोनियल है, ठीक है। तो हो सकता है टैगा से सभी लोग जानकार है, लेकिन बोरोनियल से क्या है, कोई नहीं है। तो इस प्रकार से वो जानना चाहते हैं कि आपने जितनी तैयारी करी वो किस प्रकार की है, ठीक है। उनको मतलब ऐसे ही गलिहारे लोग नहीं चाहिए, उसको थोड़े इंटेलिजेंट चाहिए, यानी अच्छी अप्रोच वाले लोग चाहिए। इसलिए वो इस प्रकार का पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, उम्मीद है कि ऐसी टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती रही तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और कुछ लोग शिकायत करते हैं भाई क्लियरिटी नहीं आ रही, तो कृपया आपने जो है मोबाइल की उसकी जो रेजुलेशन है वो बढ़ा लें, 360 या 720 पे कर लें, तो जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो आज देखते हैं, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय UNCLOS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इन कथनों पर हमें विचार करना है। तो क्या है, पहला कथन है, प्रादेशिक समुद्र में पनडुब्बियों और अन्य अंतर्जलीय के वाहनों को सतह पर नेविगेट करने और अपना झंडा फहराने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, तटीय राज्य को सभी उद्देश्यों के लिए महाद्वीपीय शेल्फ पर जो है ड्रिलिंग
को अधिकृत और विनियमित करने का विशेषाधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला कथन है प्रत्येक राज्य चाहे वह तटीय हो या भूमिबद्ध हो, ठीक है, भूमिबद्ध मतलब लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, को खुले समुद्र में अपना झंडा फहराने वाले जहाज़ों को भेजने का अधिकार है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, हमें इसमें क्या देखना है, हमें कथन सही देखना है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन में है जो है, इसमें तीनों ही क्वेश्चन वो तीनों ही कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी किस परिस्थिति से संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है, मतलब किस परिस्थिति में जो राज्य सूची पर कानून बना सकती है केंद्र। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, दूसरा है राज्यों के अनुरोध पर करने पर, ठीक है, तीसरा है राष्ट्रपति शासन के दौरान, और चौथा है लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने पर। ठीक है, इस प्रकार से दिए गए। तो इसमें क्या है, आपके जो है 3 कथन है वो सही है। देखो, राष्ट्रीय आपातकालीन में क्या है, सारी जो है शक्ति है वो केंद्र में आ जाती है। अब राज्यों के अनुरोध पर, अगर राज्य चाहें कि आप हमारे विषय पर, यानी हमारी राज्य सूची के विषय पर आप कानून बनाएं, तो और राष्ट्रपति शासन में भी सारी शक्ति जो है केंद्र में आ जाती। तो ठीक है, तो इसका क्या है, 3 जो है सही है, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 3 विकल्प सही है। ये क्या है, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने पर, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, यानी लोकसभा ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा जो राज्यों की और जो है राज्य सूची से कानून बना सके। या फिर लोकसभा की सिर्फ केवल बात की है, अगर संसद की बात होती तो फिर भी एक दफ़ा विचार करने लायक थी, लेकिन ये लोकसभा है, क्योंकि लोकसभा की सारी शक्तियाँ संशोधन में नियमित नहीं है। ठीक है, संशोधन तो तब होता है जब उसका जितने टोटल सदस्य हैं उनका 2/3 प्लस जितने प्रेजेंट हैं उनका 2/3 दोनों का मिला करके, और प्लस दोनों ही जो सदन है उनमें पारित होकर के, तब इस तरीके का जो है संशोधन होगा। फिर भी उसमें आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी लेनी होती है। ठीक है, इसलिए सिर्फ लोकसभा की बात है, इसलिए ये गलत है। तो देखा आपने किस प्रकार से जो है क्वेश्चन में फेर है, और बहुत ही सरल टाइप में क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन नंबर 1 है, यह आपातकाल के दौरान एक औपचारिक संशोधन के साथ संघीय ढांचे को एकात्मक के में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें क्या है, अगला विधि के समक्ष समानता इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्थापित करता है। ठीक है, विधि के समक्ष समता इसकी जो धर्मनिरपेक्ष की शक्ति है उसको क्या करता है, स्थापित करता है। अब कथन नंबर 3, यह केवल मौलिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है क्योंकि प्रशासनिक प्रावधान कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। कथन नंबर 4 है, यह एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान के संबंध में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखो दूसरा है जो इसमें क्या है, यह जो आपातकाल के दौरान, और उसमें क्या है, सही कथन देखना है। आपातकाल के दौरान एक औपचारिक संशोधन के साथ, ठीक है, ये औपचारिक संशोधन के साथ नहीं, औपचारिक संशोधन के बिना। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कोई भी संशोधन के बिना जो है संघीय ढांचा किस में बदल जाता है, एकात्मक में बदल जाता है। ठीक है, और इसमें क्या, विधि के समक्ष समता इनकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की स्थापित है। ठीक है, ये क्या, विधि के समक्ष जो है समता का अधिकार। ठीक है, और एक गलत है, दूसरा आपका सही है। अभी देखते हैं, यह केवल मौलिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है क्योंकि प्रशासनिक प्रावधान कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं, इस पर भी गलत है। ठीक है, यह भी क्या है, गलत है। अब इसमें क्या है देखने, अगला कथन है इसके बाद, यह एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है, तो इसके डी ऑप्शन इसका सही है, 2 और 4 कथन सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला है,
अगला प्रश्न है 4 जो है कवच प्रणाली के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है कथन नंबर 1, यह चलती ट्रेनों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है। दूसरा, यह जो है एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है। ठीक है। दूसरा है कथन, यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID उपकरणों का प्रयोग करता है। ठीक है। उपयुक्त में से हमें देखना है कौन से कथन सही है। ठीक है। इसमें हमें देखना है कौन से कथन सही है। तो इसका क्या है, कवच एक ट्रेन के लिए चलाई गई थी। ठीक है। इसमें क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। और भारतीय जो रेलवे ने चलती ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया था, एक स्वचालित सुरक्षा अभियान चलाया था। और ये जो है कवच ट्रेन के सुरक्षा की प्रणाली की वजह में यह स्वदेशी प्रणाली है। तो इसके तीनों ही कथन हमारे सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 है, अब देखिए, संसद में बजट प्रस्तुत से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, क्रम में करना है। सबसे पहले कौन, दूसरे कौन। मैंने विनियोग विधेयक, अनुदान की मांग, व्यय स्वरूप और क्या है, प्राप्तियों का बजट। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें बजट की प्रस्तुति से पहले, क्योंकि इसमें जब बजट है, बजट प्रस्तुत करने से पहले जिस एक महीने चर्चा चलती है उस एक महीने के अंदर में क्या किया जाता है, इसमें खर्चा चलाने के लिए तो पहले क्या, पहले अनुदान की मांग की जाती है। ठीक है। अनुदान की मांग के बाद फिर क्या, फिर विनियोग एक विधेयक बनता है। उसके बाद क्या है, उसका व्यय स्वरूप बताया जाए, एक प्रोफाइल दी जाती है क्या है। उसके बाद बजट प्राप्तियों का बजट पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां है। इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, बात समझना, प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो इसमें क्या है, एक मंत्री जो संसद का सदस्य है उसे किसी भी सदन में बोलने और मत देने का अधिकार है। उपयुक्त में से देखना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, देखना कौन सा कथन गलत है। तो इसमें क्या, दोनों ही कथन इसके गलत हैं, ए और सी दोनों ही गलत। क्यों है, क्योंकि यह जो वेतन और भत्ते क्या होते हैं, एक तो भारत व्यय होते हैं, लेकिन भारत व्यय पे हम चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर जो निर्धारण करते हैं तो पूरी संसद, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर इसका निर्धारण करते हैं। केवल प्रधानमंत्री की बात से ये क्या है, ये कथन गलत है। और दूसरी बात, एक मंत्री उस सदस्य जो संसद का सदस्य है, इसमें ऐसा नहीं है, अगर वो राज्यसभा का है, ठीक है, तो राज्यसभा में ही वोटिंग करेगा, अगर वो लोकसभा का है तो लोकसभा में ही वोटिंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही कथन इसके क्या है, गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, संसदीय मंचों यानी फोरम, ठीक है, जो फोरम बोलते हैं, के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, लोकसभा अध्यक्ष सभी मंचों के पदेन अध्यक्ष के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। कथन नंबर 2 है, फोरम के सदस्यों की पदावधि संबंधित सदनों में उनकी सदस्यता के साथ समाप्त होती है। कथन नंबर 3 है, प्रत्येक फोरम में जो अध्यक्ष सहित 31 से अधिक सदस्य नहीं होते। उपयुक्त में से देखना कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल 2 कथन सही है। अब इसमें क्या है, लोकसभा अध्यक्ष सभी मंचों यानी फोरम के पदेन अध्यक्ष के रूप में होते हैं, ये नहीं, पदेन अध्यक्ष के रूप में नहीं होते। ठीक है, अब फोरम की बात करें तो फोरम क्या है, उसके जो जितनी जो है जनसंख्या और लोक स्वास्थ्य पर फोरम के अतिरिक्त सभी फोरम का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, और ये जो 2005 में पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण पर बनाया गया था और इसके 8 सदस्यीय फोरम इसमें कार्यरत थे, एकदम जल संरक्षण प्रबंधन फोरम और युवा संसदीय फोरम और बच्चों के संसदीय फोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किए गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक फोरम में 31 से अधिक सदस्य नहीं होते, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल 2 सही है।
प्रश्न नंबर देखते हैं 8। ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, ठीक है। कथन नंबर 2 है, अनुसूचित क्षेत्र केंद्र के कार्यकारी अधिकार के अधीन है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये क्या है, ये तो कथन सही है, किसी भी क्षेत्र को वो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति में ये शक्ति नहीं है। और इसमें सही कथन देखना है तो दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति का जो विस्तार है वो ऐसे क्षेत्रों जो है प्रशासनिक संबंध के राज्यों के निर्देश तक सीमित रहता है, ठीक है, इसमें इसके अधीन नहीं रहता है। अब अगला कथन है, अगला प्रश्न है, सॉरी, इसमें अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और दूसरी है देश, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो अगर पासिलो की बात की जाए तो पासिलो दिखाया गया इसमें पनामा, सोंगकेट मलेशिया और डुम्बारा मैट तुर्कमेनिस्तान और नोरा डांस थाईलैंड, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, अगर देखा जाए तो इसको पासलियो है जो एक नृत्य है, ठीक है, और नृत्य है ये कहाँ का, इक्वाडोर में है, ठीक है, इसलिए ये गलत है आपका, इक्वाडोर। और सॉन्ग जो है सोंगकेट है, सोंगकेट जो है ये कहाँ है, एक मलेशियाई कपड़ा है, ठीक है, इसकी प्रजाति, तो ये सही है, मतलब प्रजाति नहीं क्वालिटी है ये सोंगकेट। तो इसके बाद अब देखते हैं अगला क्या है, जो डूमरा मैट है, डूमरा मैट कहाँ का है ये, और एक है अगला कौन सा, नोरा डांस, ये थाईलैंड का, ठीक है। 1 और 2 सोंगकेट और नोरा डांस ये दोनों सही हैं। ये कहाँ का है, ये जो डुम्बारा मैट है ये श्रीलंका का है, ये तुर्कमेनिस्तान का है, श्रीलंकाई डांस है। तो इसमें क्या है, केवल 2 कथन इसके सही हैं, ठीक है। अब इसको फिर आप पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए फिर हम पढ़ते हैं। इसका क्या है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अनुदेशों के साधन जो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है, ठीक है। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम के तहत अनुदेशों के साधन के समान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें राज्य के यानी राज्यों को शक्ति दी गई थी, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका क्या है, इसके समान है। अगला प्रश्न है, ठीक है। अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो आप अपने वो जो है मोबाइल का रेजुलेशन बढ़ा लें, और फिर अगर नहीं, फिर भी नहीं आ रहा तो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ते रहिए, बस आप सुनते रहिए। और सुनने से क्या होगा, सुनने से ही आप थोड़े क्या है ध्यान से सुनिए तो आपको कुछ ना कुछ प्रश्न या कुछ ना कुछ फैक्ट आपके ज़रूर माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, एक अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है, अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा है प्रतिभूति अपील अधिकरण यानी SAT में एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है, तो इसके दोनों ही कथन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 12। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो है सामूहिक विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सामूहिक विशेषाधिकार, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संसद सत्र के दौरान केवल दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या है, केवल दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ध्यान से सुनना इसको।
क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है। बस ध्यान से करने की थोड़ी टेक्निक होनी चाहिए। अब विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जो है न्याय निर्णय यानी जूरी सेवा से छूट प्रदान की गई है, ठीक है। उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही हैं। तो इसमें क्या है, डी, एक भी इसमें कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, जो इसमें क्या है, विशेषाधिकार के लक्ष्य में क्या है, व्यक्तिगत रूप से न्याय निर्णय जूरी सेवा से जो है छूट प्रदान की गई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ छूटें हैं जो इसको प्रदान की गई, इनको विशेषाधिकार दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार का जो है कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। प्रश्न नंबर 13, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। इनकी नियुक्ति क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा, वह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान के प्रभाव को सुनिश्चित करता है, ठीक है, वित्तीय प्रशासन में, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। कार्यपालिका राजकोष से केवल CAG, ठीक है, कार्यपालिका जो है राजकोष से केवल CAG की स्वीकृति से ही धन निकाल सकती है। देखिए, इसमें जो भी व्यक्ति होगा, बिल्कुल ऐसा प्रश्न है जिसको हम इसको हम प्रश्न के अगर देखें तो कोई श्रेणी में आते नहीं है। इसका तो मतलब ही ऐसा है जैसे मतलब एक हलवा टाइप का क्वेश्चन है। इसका क्या है, ये आज दिन तक ऐसी कोई नियुक्ति भाई जो प्रधानमंत्री ने की हो, भाई राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, कोई भी संस्था का है वो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है। तो इसलिए क्या ये कथन गलत है। अब हमारा एक कथन गलत होने से कितने गलत हो गए, तीनों ही गलत हो गए। आंसर आ गया आपका केवल 2, केवल 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तीसरा कथन देख लेते क्यों गलत है। कार्यपालिका जो है राजकोष से केवल CAG, केवल CAG, कार्यपालिका जो है, जो मंत्रीगण हैं अगर रुपया निकालते हैं किसी जो है कोष से, तो उसमें क्या होता है केवल CAG की, इसमें दिया है केवल CAG की, ऐसा नहीं है। CAG उस जो धन को निकालने के बाद उसमें जो किस किस तरीके से खर्च किया गया, जिस काम के लिए निकाला उसके वास्ते में खर्च किया गया कि उसका अलग कोई दुरुपयोग किया गया, वो इसकी जांच करता है, ठीक है। लेकिन इसकी स्वीकृति ये किसी की नहीं देता है। स्वीकृति तो क्या है, संसद ही देगा, ठीक है। संसद के दोनों अगर धन विधेयक है तो केवल लोकसभा में ही उसको पारित करके, और राज्यसभा की शक्ति जो है लगभग कुछ नहीं होती है धन विधेयक के उपलक्ष्य में। अगर 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर जो है अगर धन विधेयक उन्होंने उस पर विचार नहीं किया तो वो क्या करते हैं, उसको पारित मान लेते हैं। हाँ, वो सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो सिफारिश लोकसभा वाले जो सदस्य माने, ठीक है, वो पारित हो, उसमें उसकी शक्ति होती है, ठीक है। तो इसका केवल हो केवल 2। इस प्रकार के यानी क्वेश्चन का आंसर निकालने की थोड़ी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। उस अप्रोच को आप फैक्ट बेस ज़्यादा नहीं है, फैक्ट तो आपको याद रखना है, एक बैकग्राउंड का फैक्ट याद रखना है कि ये ऐसा क्यों कहा है, किस लिए कहा है, तो उसमें क्या है आपको सही अप्रोच दिखाना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, वर्ष 1975 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। दूसरा है, लोकसभा में इसके केवल 2 प्रतिनिधित्व हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। एक बात बताओ, ऐसे कौन से अपने भारत में जो हैं जिसमें लोकसभा की सीटें सिर्फ 2 ही हों, ठीक है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें लोकसभा की सीटें 2 ही हों। और फिर इसमें क्या है, इसमें अभी तक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का गठन ही नहीं हुआ, ठीक है। और 1 सीट आवंटित की जाती है लोकसभा में, जो सिक्किम को 1 सीट आवंटित की जाती है, और सिक्किम और एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का गठन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है। जैसे जिस मतलब उसमें लोकसभा की सीट जो है कम है, या उनको तो ज़्यादा चीज़ों को याद ही नहीं करना है, कम कम चीज़ों को याद कर लो। उसके बाद जो 1975 में ये तो इंदिरा गांधी ने किया था, ये तो सही है। अब इसमें राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, वो किसी दूसरे के अधीन आ जाता है, ठीक है, दूसरे के अधीन आ जाता है। लेकिन
वर्ष 1955 में उच्च न्यायालय जो क्षेत्राधिकार की शक्तियों के तहत सिक्किम को में एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए जारी किया गया था और अब वर्तमान में उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की संख्या की स्वीकृति प्रदान है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये गलत है। तो आपका आंसर आएगा केवल और केवल 1। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 15। इसमें क्या है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसे कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक है, इस समिति की में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है, किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो इसमें देखना है कौन से कथन सही है, कौन सा या कौन से कथन सही है। अब देखना है, इसके बाद देखना है हमें गलत देखना। अगर हम गलत देख लें तो हमारा आंसर खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, नहीं आ जाता तो लगभग हम 50% तक पहुँच ही जाते हैं। इसकी जो प्राक्कलन समिति की गठन है उसमें किसकी, जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी, 1950 में, 1950 में की गई थी। इसलिए क्या है, एक ऑप्शन गलत है। जब एक ऑप्शन गलत होने पर एक क्वेश्चन बाहर हो गया। अब इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो, बिल्कुल सही है। इसमें जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये प्राक्कलन समिति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होती है। ठीक है, और कोई मंत्री जो है इनके लिए सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं है। इसमें कोई चुनाव नहीं होता है, इसका सेलेक्ट होता है। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन यानी बी सही होगा, केवल 2 और 3। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। लोग कहते हैं कि ऐसा ट्रेंड चलता है कि यूपीएससी रिपीट नहीं करता है। ठीक है, कुछ दिन बाद हम जब 2010 से और 2022 तक के जो प्रश्न लेकर आएंगे, वो जैसे उसमें सभी सम्मिलित होंगे, आरओ और जो है इतनी सारी वो हैं उसमें सम्मिलित होंगे। जो एग्ज़ाम में पूछा गया, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो कहीं हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या एमपी पीसीएस हो, या झारखंड पीसीएस हो, या बिहार पीसीएस हो, उन सब में पूछे गए क्वेश्चन को हम एकत्रित करके उसकी सीरीज़ लाएंगे। उसमें आप देखना क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तब आपको लगेगा बस एक कथन, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन एक कथन इसका उठाकर इसमें रख दिया, उसका उठाकर इसमें रख दिया, और उसको हमने अपील कर दिया और रिपीट कर दिया। रिपीट करने के भी हमने थोड़ी भाषा चेंज कर दी, क्वेश्चन का भाव वही रहा। अब उच्च न्यायालय की अपीलीय जो अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय की बात है तो इसमें क्या है, बम्बई, दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालय में दीवानी मामलों में अंतर न्यायाधीश जो है न्यायालयीय अपील का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा कथन है, सत्र न्यायालय के सभी निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में होती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो अगर इसकी बात करें तो पहला कथन गलत क्यों है, पहला कथन क्या है, इसमें के दोनों ही कथन गलत है और हमें सही देखना था, इसमें कोई कथन सही नहीं है। इसमें कि बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय में क्या है, जो है अंतर न्यायालयीय अपील का प्रावधान है, और इसमें क्या है, दिल्ली। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास ठीक है, लेकिन कलकत्ता पे क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा, सत्र न्यायालय के सभी निर्णयों के विरुद्ध अपील, उसके विरुद्ध अपील संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में होती है। ठीक है, अब सत्र न्यायालयों के अतिरिक्त जो न्यायालय है, निर्णय लेने के खिलाफ कोई अपील जो है उच्च न्यायालय में तब जा सकती है जब किसी को 7 वर्ष से अधिक सज़ा हुई हो। ठीक है, 7 वर्ष से अगर उसकी कम सज़ा हुई है तो उससे नहीं है, या फिर मृत्युदंड जो सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो, या फिर 7 साल से ज़्यादा सज़ा दी है, तो उसके क्या है, सभी निर्णय नहीं है। इसलिए ये दोनों ही कथन गलत है आपके। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, इसमें क्या है, कौन सी समिति जो है राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आती। तो एक है श्रम संबंधी समिति, दूसरी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, तीसरी है सूचना प्रौद्योगिकी पर समिति, और चौथी है उद्योग पर समिति,
और पाँचवीं है कोयला और इमारत पर वो इस्पात पर समिति। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो राज्यसभा के उद्योग में अब कौन कौन से आते हैं उसके बारे में देखना है। ठीक है, और उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है हमको देखना है। ठीक है, अब जो है एक की बात करें श्रम संबंधी, लेबर वाली, ठीक है, राज्यसभा में नहीं जाती। ठीक है, राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आती। दूसरी कौन सी, एक सूचना प्रौद्योगिकी, यह भी क्या है, लोकसभा के अधीन। श्रम, यह भी राज्यसभा के अधीन, वो लोकसभा के अधीन, इसमें नहीं आता है। ठीक है, और अगला है इसका 5 कोयला और इस्पात संबंधी। ठीक है, और ये 2 समिति हैं, ये इसके अधीन आती हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नहीं, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 1 नहीं आती है और 3 नहीं आती है और 5 नहीं आती है। हाँ ठीक है, डी सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 18, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, प्रत्येक राजनीतिक दल को प्रत्येक वित्तीय जो है वर्ष के पूरा होने के बाद आयकर कार्यालय को एक वित्तीय रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। दूसरा कथन है, चुनाव के लिए नामांकन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को लंबित मामले और सज़ा का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा या कौन से कथन सही है, इसमें केवल 2 कथन सही है, एक कथन सही नहीं है। ठीक है, जो इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग क्या करता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए एक रिपोर्ट राजनीतिक दल के जो है कोषाध्यक्ष या इससे संबंधित राजनीतिक दल द्वारा जो उसको दी जाती है, और इसको धारा 139 के तहत उसको क्या, वर्ष में अपनी रिटर्न प्रस्तुति की नियत तारीख को जो है आयकर अधिनियम 1961 और 1943 के तहत करता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर है 19, गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, संथालन समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, अब देखते हैं अगला कथन क्या है। अगला कथन है, M.A. अहमदी सीमित जो समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एक कथन है ये आपका सही है, जो संथानम ने इन्होंने इसकी समिति की थी। ठीक है, इसके लिए के बाद क्या है, जो दूसरा है ये आपका कथन जो है गलत है। ये अहमदी ने क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार की, केंद्रीय सूचना की राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो है आयोग की समिति की सिफारिश की थी। तो इसमें आंसर आएगा केवल और केवल एक। लघु बचत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ताओं को उनके पैसे पर निश्चित ब्याज मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कथन नंबर 2 है, सुकन्या समृद्धि योजना लघु बचत योजना का एक भाग है। ठीक है, तो इसका देखना है कौन से कथन सही हैं। तो इसके दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 21। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, वर्ष 2003 के 87वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कथन नंबर 2 है, संविधान ने लोकसभा के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली को अपनाया है। तीसरा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उपचुनाव के आयोजन हेतु कोई स्थान प्रदान नहीं करती। ठीक है, तो इसका क्या है, आपका दूसरा जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब दूसरा, क्योंकि इसका क्या है, डायरेक्ट लोकसभा के जो प्रतिनिधित्व हैं इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट वोट डालते हैं। ठीक है, और जो एक अनुपातिक प्रक्रिया होती है इसमें राज्यसभा के या विधान परिषद के या राष्ट्रपति के चुनाव में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 ये दोनों ही सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22। इसका क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो
तो इसमें युग्म देखना है, युग्म कौन कौन से सम्मिलित हैं। जो चंडीगढ़ यानी जो केंद्र शासित प्रदेश निर्माण का कारण, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश वो क्या नाम प्रशासनिक, और पांडुचेरी सामरिक महत्व और लक्षद्वीप सांस्कृतिक विशिष्टता उपयुक्त में से सही सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक आपका सही है। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या है, प्रशासनिक विफलता के कारण। अब इसके बाद क्या है, जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, ठीक है, सांस्कृतिक विशिष्टता है वो किसके, पांडुचेरी में। ठीक है, पांडुचेरी में क्या सांस्कृतिक विशिष्टता की वजह से। और इसके बाद जो लक्षद्वीप में क्या होता है, सामरिक महत्व। इसलिए केवल और किसका, इसका क्या है, केवल और केवल एक युग्म सही है, जो पहला वाला। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जब तक एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक वह अधिकतम 2 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब जब उपराष्ट्रपति जो है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राष्ट्रपति को देय वेतन का हकदार नहीं होता। देखिए, इसके दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, कितने साधारण का सा क्वेश्चन है, और दोनों, क्योंकि जब तक एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक वह अधिकतम 2 महीने, ये अधिकतम की बात कोई नहीं है। ठीक है, अधिकतम शायद 15 दिन में या 20 ऐसी कुछ है, 15 दिन में चुनाव कराना होता है, या 2 महीने तक, 2 महीने नहीं, शायद 1 महीने, एक प्रॉपर ध्यान नहीं है, लेकिन शायद एक शायद में, हाँ, 6 महीना का जो है कार्यकाल है, उसके अंदर आपका अगर कोई उपराष्ट्रपति को पद कब मिलता है, जब उस राष्ट्रपति की या मृत्यु हो जाए या कहीं पर कोई अगर कहीं चला जाता है तो उसके आने के बाद पुनः वो मतलब उसी पर ही अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई उसका निष्कासन हो जाए या उस पर त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। उसका क्या है, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और उसमें जब तक एक नया राष्ट्रपति जो है निर्वाचित नहीं हो जाता, इसलिए 2 महीने वाला कथन गलत है। अब जब ये क्या है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके वो सारी शक्तियाँ और प्लस सारे जो वेतन भत्ते वो सारे उसके राष्ट्रपति वाले हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसके दोनों ही कथन गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है 24। भारत में चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या, कथन नंबर 1 है, आम और विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग विशेष मतदाता सूची है। देखो कितना मतलब किस टाइप को क्वेश्चन है। चुनाव प्रावधान के मामलों में राज्य विधायिका के पास अनुपूरक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों ही इसके कथन गलत हैं, क्योंकि आम चुनाव जो है विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग कोई मतदाता सूची नहीं है। मतदाता सूची केवल एक है, और वो उसी में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, आपका जो वोटर कार्ड है वो केवल एक बनाया जाता है। ठीक है, और एक ही सूची बनाई जाती है, इसलिए ये कथन आपका गलत है। चुनाव प्रावधानों के मामले में जो राज्य विधायिका के पास, ठीक है, राज्य विधायिका के पास अनुपूरक शक्तियाँ होती हैं, इसमें क्या है, राज्य चुनाव आयुक्त के पास जो अनुपूरक शक्तियाँ होती हैं, इसलिए ये इस कथन गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। आपातकालीन प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका कथन क्या है, कथन देख रहे हैं, आपातकाल की बात कीजिए। कथन नंबर 1 है, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द में प्रतिस्थापित किया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है आवधिक संसदीय अनुमोदन के प्रावधान को शामिल किया। ठीक है, तो इसका क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्या, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा था, जब उन्होंने आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने जो है 1975 में क्या लगाई थी, 14 अप्रैल 1975 में इमरजेंसी। ठीक है,
तो लागू की थी। इसलिए इसमें क्या है, इसका फिर मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो उन्होंने ये 44वां संविधान संशोधन किया और 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, तो इसका केवल और केवल एक कथन जो है वो गलत है, वो गलत है इसलिए वो सही है क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश द बुखारेस्ट 9 यानी B9 के सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन कौन से सदस्य हैं। हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आपको याद हो तो आप जो नाटो संगठन के रूप में काम करता है उसी की बात है ये। तो इसमें क्या है, इसमें जो है काम करती है, देखो एक हंगरी है और 2 स्लोवानिया है, 3 रोमानिया है, 4 पोलैंड है, लेकिन ये आपका 5 नहीं है, इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्किप भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइप के जो क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए जिसमें आपको श्योरिटी है कि ये सही होने की संभावना ज़्यादा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत प्रावधान नहीं है। ठीक है, नहीं है, देखना अब में क्या है, जो राज्य विधान परिषदों में सीटों का आवंटन, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ये क्या था, ये 1950 वाले में ऐसा कुछ नहीं था प्रावधान, ये आगे करके बनाया गया। ठीक है, 51 में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 51 है उसमें किया गया था इसका प्रावधान। अब इसके बाद देखें 28, निम्नलिखित जल निकायों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। जो जल निकाय हैं उनको पश्चिम मतलब पश्चिम से पूर्व, ये आपकी जो अर्थ है। ठीक है, 1 मिनट, ये आपकी अर्थ है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर ईस्ट और फिर वेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले एजियन सागर है बिल्कुल पूर्व में। तो एजियन देखो, अगर सिर्फ आपको एक भी पता हो तब भी आपका आंसर आ गया क्योंकि पहले नंबर एजियन सागर का ही जो ऑप्शन है। इसके बाद है डार्डनेस जलडमरू मध्य, उसके बाद है जो है मरमरा सागर, उसके बाद है फास्फोरस जलडमरू मध्य, बास्फोरस जलडमरू मध्य। ठीक है, जल्दी में देख लिया, फास्फोरस देखिए। तो इसके बाद क्या है, अगला जो कथन है उसको पढ़ते हैं, अगला प्रश्न को, कथन नहीं सॉरी। निम्नलिखित राज्य को उनके गठन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इन सब में से सबसे पहले गठन किसका हुआ था, सबसे पहले जो 1956 के जो बाद बने राज्य के यानी और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो 1956 के बाद सबसे पहले कौन सा बना था, जो है 17वें राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला था। ठीक है, तो इसमें देखो एक ही दो, अच्छा एक दो ऑप्शन एक ही है, अब ये बार ये बार। ठीक है, अब इसमें 2 बचे। इसके बाद देखते हैं क्या है, जो 1971 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसको, हिमाचल प्रदेश को मिला था, और उसके बाद किसको मिला था, मेघालय को। ठीक है, उसके बाद मेघालय को कब मिला, 1972 में, यानी मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को। उसके बाद तो फिर क्या है, मिजोरम के उत्तराखंड, तो ये अभी ही बना। ठीक है, मिजोरम को 1987 में और उत्तराखंड को शायद 2000 में अलग किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर है अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सिंह को संविधान सभा के प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था। दूसरा क्या है, सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। कथन नंबर 3 है, मूल संविधान के अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनके जो हिंदी संस्करण है ये प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था, और इसमें क्या है, जो BN राव ये थे, इसका कोई वो नहीं था कि सिंह का स्वरूप अपनाया हो, इसलिए इसका क्या है, केवल और केवल 2 कथन सही है इसका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31, हाल ही में समाचारों में देखी गई जो है नैनोडर्मा ल्यूसिडम्स एक प्रजाति है। ठीक है, तो
तो ये किसकी प्रजाति है? क्या है इसका नाम? इसमें जो है गैनोडर्मा ल्यूसीडियम, ठीक है, एक प्रजाति है। तो ये किसकी है? ये कवक की एक प्रजाति है। प्रश्न नंबर 32, भारत के चुनाव प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, एक जिले में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हाथ में होता है, ठीक है, एक जिले की बात है, ध्यान से देख पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद क्या, पीठासीन अधिकारी एक मतदान केंद्र पर जो चुनाव कराने का प्रभारी होता है। तीसरा है, जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव के सफल समापन पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को विजेता की घोषणा करते हैं, ठीक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको कभी नहीं छोड़ना है। ये तो आपको पता ही है, जब गांव में वोट डालने आते हैं तो एक मतदान केंद्र का मुखिया कौन होता है? पीठासीन अधिकारी। तो ये दो तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं, एक जिले में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन है, मुख्य निर्वाचन है नहीं, अगर जिला के चुनाव की बात है तो फिर भी कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग करेगा। इसके बाद भी अगर जिला की निगरानी पर्यवेक्षण कौन करेगा? जिलाधिकारी करेगा, ठीक है, और वहाँ का प्रशासन करेगा। लेकिन जो नियम और बनाएगा वो कौन सा? राज्य बनाएगा, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। ये दोनों ही तरीके से गलत है। इसके बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग के सफल समापन पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से विजेता की घोषणा करता है, ठीक है। क्या करता है? जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो विजेता का निर्वाचन करता है। इसमें चुनाव अधिकारी का इसमें क्या होता है, जो चुनाव अधिकारी है उस उम्मीदवार के नाम की घोषणा करता है, ठीक है, चुनाव अधिकारी, ना कि वो जिला निर्वाचन का अधिकारी, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर है केवल 2। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 33, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दूसरा है, यह केवल जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। क्या? स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2022, ठीक है। इसमें ऐसी कोई संस्था नहीं बनी है जो केवल जलवायु परिवर्तन पर कौन है? इसमें जो उसका क्या नाम बोलते हैं, IPCC पैनल और शायद है UNFCC, ठीक है। वो UNFCC है जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये है जलवायु परिवर्तन पर काम करता है। ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन पर काम नहीं करता, ठीक है। तो इसका ये गलत है। अब दूसरा क्या है, जो स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स है, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जो है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की थी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? ये गलत है। तो आपका आंसर आ जाएगा, दोनों ही गलत है। अब प्रश्न नंबर 34, इसमें क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सदन के पीठासीन अधिकारी दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न से निपटते हैं। और अगला है, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा जो किया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसमें दोनों ही कथन सही है, क्योंकि दल बदल कानून के तहत दोनों ही सही काम करते हैं, मतलब पीठासीन अधिकारी के हाथ में ही होता है। प्रश्न नंबर है 35, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार में केवल एक स्वर्ण पदक और एक नगद पुरस्कार शामिल होता है, ठीक है। कथन नंबर 2, यह संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है? दूसरा है, UNFPA मूल्यांकन कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए 3 आपका सही है, ठीक है, 3 आपका सही है, और आपका जो एक कथन है ये गलत है।
और 2 आपका सही है। ठीक है, यूएनएफ क्या है, समर्थन का संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र जो है जनसंख्या पुरस्कार में स्वर्ण पदक प्लस एक डिप्लोमेटिक और एक मौद्रिक पुरस्कार भी शामिल है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो इसके कौन सा है, इसके 2 और 3 कथन इसके सही है। ठीक है, 2 और 3 कथन इसके सही है। तो इसके बाद देखते हैं क्या कहाँ पर, केवल बी। प्रश्न नंबर देखते हैं 36 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का तत्व नहीं है। आधारभूत यानी वही है, मूल संरचना, मूल ढांचा की बात कर रहा है। अब आधारभूत संरचना यानी थोड़े बदल के, बात वही है लेकिन बदल के जो आपके पास पेश करते रहते। ठीक है, इसमें क्या है, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, ये तीनों ही मूल ढांचा है, लेकिन न्यायिक सक्रियता आपकी मूल ढांचा में नहीं आता, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, मूल ढांचा जैसे शब्दों को कितनी बार घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, धर्मनिरपेक्ष के पश्चिमी मॉडल में राज्य जो तब हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब कोई धार्मिक आदेश महिलाओं को या याजक वर्ग, ठीक है, से निष्कासित करता हो। ठीक है, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में राज्य और धर्म के बीच सख्त विभाजन है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, सख्त विभाजन कुछ नहीं है, ये आंसर इसका एक सही है। ठीक है, बस इतना है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए प्रावधान बना सकता है या उसमें कुछ सुधार करने के लिए प्रावधान बना सकता है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। प्रश्न नंबर 38 नगर नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी जो स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, ये संपत्ति कर आरोपित करने के लिए अधिकृत होते हैं। दूसरा है भारत में पहला नगर निगम बॉम्बे में बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसे आपका एक कथन सही है और 2 कथन सही है। आपका तीसरा कथन जो गलत है, ये कहाँ पर, मद्रास में बनाया गया था। ठीक है, तो आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब वही है मूल ढांचा, जैसे मूल ढांचा के सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ये देखना थोड़ा घुमा के। संसदीय स्वरूप, जो संसदीय मतलब दोनों ही संघ के रूप में काम करें। अब उसमें क्या है, जो उसका वो का नाम ढांचा नहीं है। अब इसमें क्या है, संसदीय स्वरूप की बात करें तो इसमें क्या है, देखो शक्तियों का विलय, ठीक है, सम्मेलन है। अब इसमें दूसरा है निम्न सदन का विघटन, ठीक है, राजनीतिक एकरूपता सही है, लेकिन एकल सदस्यता क्या है, ये एकात्मक ढांचा की बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है। अब प्रश्न नंबर 40 वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए जो अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने हेतु जो फिनफ्लुएशन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इसमें देखना है नीति आयोग द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा, या फिर डी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। तो क्या है, इसका सही आंसर है डी, इंडिया जो पोस्ट पेमेंट द्वारा। प्रश्न नंबर 41 इसका क्या है, इसको देखते हैं। अंतर्जलीय जल जो विवादों के संबंध में राज्य विधानमंडलों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है ये कानून द्वारा किसी जो राज्य नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरा ये प्रावधान भी कर सकते हैं कि ना तो उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग ऐसे किसी विवाद का शिकायत में संबंध करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही कथन सही नहीं है, इसके दोनों ही कथन गलत है। संसद क्या कर सकता है, संसद इसमें क्या है, ये कानून बनाकर अंतर राज्य जल विवादों की बात की गई, तो इसमें क्या राज्य विधानमंडल की बात है, लेकिन राज्य विधानमंडल नहीं है।
क्या संसद कानून बनाकर अंतर जो राज्य जल नदियों और नदियों घाटी जल का प्रयोग के बंटवारे का नियंत्रण कर सकता है। इसमें क्या है, जो है राज्य विधानसभा ऐसी कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं जो उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए दोनों ये गलत है। प्रश्न नंबर है 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन गलत है इसके। ठीक है, जब कभी ऐसी कोई स्थिति आती है कि भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीशों को अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए उसको क्या करता है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए विधित योग यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, ऐसा संबंधित जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति में किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसमें दिया गया राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब दूसरा है, इसमें जो तदर्थ की बात की गई है, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का क्या है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसलिए ये गलत है। और इसमें दिया गया राष्ट्रपति का इसका कोई अधिकार नहीं होता। प्रश्न नंबर है 43, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूँगा, उसमें भारत की संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण रखूँगा। इसके बाद है और ऑप्शन है, अब इसका क्या है, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित है। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये है, ये राष्ट्रपति भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित, ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। यह शपथ राष्ट्रपति लेता है। संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण ये कौन, राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, इसलिए कौन सा, इसका 1 और 2 सही है और नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदार जो है बलदेव सिंह वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में और वर्ष 1947 में जो है स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट दोनों के रक्षा मंत्री थे। ठीक है, अब इसके बाद अगला कथन देखते हैं। अगला कथन क्या है, डॉक्टर जॉन मथाई वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में और वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट दोनों के रेल मंत्री थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है, केवल एक कथन सही है। आपका जो जॉन मथाई, जो इनका तो जो जॉन मथाई थे वो उसके क्या थे, शायद है रेलवे और परिवहन के जो है मंत्री थे दोनों के। इसमें क्या, पहली कैबिनेट दोनों के रेलवे और मंत्री थे। ठीक है, इसमें केवल रेलवे की बात की गई। प्रश्न नंबर है 45, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद क्या है, यह सतह से वायु में जो है प्रहार करने वाली मिसाइल है। दूसरा है, इसकी अधिकतम सीमा 4.5 किलोमीटर है। तीसरा है, इजराइल दुनिया में जो है मैन पार्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका केवल एक कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इसमें क्या है, जो इसकी कितनी है, 4.5 किलोमीटर नहीं है, इसकी 8 किलोमीटर तक है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो रूस है इसका। ठीक है, इजराइल नहीं है, रूस है, इसलिए ये दोनों कथन गलत हैं। प्रश्न नंबर है 46, राज्य व्यवस्था के संघीय यानी फेडरल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद क्या है, इस प्रणाली में शक्तियाँ जो राष्ट्रपति और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजित होती हैं। ठीक है, कनाडा, रूस, ब्राज़ील और स्वीडन में सरकार का संघीय मॉडल है।
इस प्रणाली में एक एकीकृत चुनाव तंत्र शामिल होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका केवल एक सही है और ये दोनों ही, ये संघीय की बात की है। एकीकृत की जहाँ भी शब्द अगर संघीय का पूछ रहा है, जहाँ एकीकृत की बात आ जाए उसको काट दें। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें संघीय ढांचा वाली कोई वो नहीं है, कानून नहीं है। प्रश्न नंबर है 47, ऑयल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ये भारत में तेल विपणन कंपनियों को सरकार द्वारा जारी किए गए एक प्राइमरी नोट के रूप में होती हैं। दूसरा है, ये वैधानिक तरलता अनुपात जो प्रतिभूतियों के रूप में आर्ता प्राप्त नहीं कर सकते। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं आपके। इसके बाद क्या है 48, निम्नलिखित चुनाव सुधारों को कालाक्रमण जो है, चुनाव सुधारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान। ठीक है, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान। फिर है इसके बाद क्या है, मतदाता को फ़ोटो पहचान पत्र। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब नोटा विकल्प का प्रारंभ। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ये कौन सी है, जो इसके कालक्रम की बात की जाए तो इसमें अभी जो चल रही है, ठीक है, वो कौन सी है, चुनाव सुधारों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रही है। ठीक है, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद इसके पहले था कौन सा, मतदाता सूची का पहचान पत्र। उसके पहले का था पोस्टल बैलेट, और सबसे लास्ट में क्या था, यानी नोटा विकल्प का प्रारंभ। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे जैव विविधता पर संधि यानी BNJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसे उच्च समुद्री संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्लाइमेट एक्शन समिट 2022 में प्रारंभ किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, जो है पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, तो इसमें सही आंसर है कथन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह कब जो है, ये इसे क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, 2022 में शुरू किया था। इसमें ओसम समिट जो है राष्ट्रीय क्षेत्र का अधिकार था, और इसमें क्या फरवरी में 2022 में शुरू किया गया था, और ये जैव विविधता के उच्च स्तर की बात करता है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन जो है गलत है। प्रश्न नंबर 50, सहकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सहकारिता राज्य सूची में बढ़त विषय है। दूसरा है, बहुराज्य सरकारी समितियां स्वयं को समामेलित कर सकती हैं और एक नई बहुराज्यीय सहकारी समिति बना सकती है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 51, जो हेलेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कथन देखते हैं, यह एक एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। एंटी टैंक क्या है, गाइडेंस मिसाइल है। दूसरा देखते हैं, इसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर है। तीसरा देखते हैं, इसमें रात्रि संबंधी जो क्षमताएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है, इसमें केवल एक कथन सही है। ठीक है, ये इसमें क्या है, जो एक ये दूसरा कथन है, इसकी जो क्षमता की बात की गई है, इसमें क्या है, इसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 7 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें 10 दिएगा तो इसकी 7 किलोमीटर है अधिकतम सीमा। और इसमें क्या रात्रि क्षमताएं नहीं होती हैं, इसमें क्या है, दिन और रात्रि दोनों की क्षमताएं होती हैं, इसलिए ये कथन दोनों गलत है। इसमें कथन नंबर केवल एक सही है। प्रश्न नंबर है 52, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए किसी भी स्थान को चुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, संवैधानिक मामलों का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 3 न्यायालयों वाली पीठ द्वारा लिया जाता है, संवैधानिक मामले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको इसको किसी भी अनुसार से मानना ही नहीं है, गलत करना है। ठीक है, दोनों ही तरीके, क्योंकि इस समय जो है बैच कितनी है,
33 की, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की थी 33 जो है जज की है। इसमें क्या है, 3 न्यायालय है, इसलिए संवैधानिक का अगर कोई मामला होगा तो अगर इस बार भी कोई अगर डिफ़िकल्ट मामला है तो 33 से ऊपर ही जो है जज बैठेंगे, उससे कम नहीं बैठेंगे, ठीक है। जैसे केशवानंद भारती केस में उस दिन तक की 11, मतलब जब जब मामला फंसता है तो उसमें जजों की संख्या बढ़ा दी जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए किसी भी स्थान को चुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति की जो है उसमें कोई शक्ति नहीं होती है न्यायपालिका में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और संगीत नाट्य अकादमी की एक इकाई है। दूसरा है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो इसका क्या है, इसका दोनों ही कथन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 54, इसका क्या है, संविधान के जो कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी NCRWC को स्थापना वर्ष 2000 में क्या किया, भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। तो इसमें किसकी की गई, MN वेंकटचलैया की। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के बारे में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन नंबर 1 है, इसका उद्देश्य सभी विद्यालय न जाने वाली लड़कियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है। दूसरा कथन है, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी का कार्यान्वयन किया गया, ठीक है। इसका कथन 2 सही है, ठीक है। इसका पहला कथन सही नहीं है, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य सभी विद्यालयों में न जाने वाली लड़कियों के लिए नहीं है। ये क्या है, जो अभियान चलाया गया 11 से 14 वर्ष की आयु की जो वर्ग की जो है 4 लाख स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये कथन गलत है, केवल 2 है, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 56, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है अनिवासी भारतीय पासपोर्ट रखते हैं और भारतीय नागरिक के सभी लाभ लेते हैं, ठीक है। दूसरा है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन के दौरान भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें क्या, उसमें देखना है कौन से कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। अब जो व्यक्ति भारतीय मूल का है उसके पास क्या है, पूरे जीवन भर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो यहाँ का चाहे तो विदेशी पासपोर्ट होता है, अगर वो चाहे तो भारत की जो है नागरिकता ले सकता है और इसमें क्या, एक PIO कार्ड का होल्डर बन जाता है। उसके बाद क्या, 15 वर्ष तक वो है आने जाने के लिए आवश्यकता उसके वीज़ा की नहीं होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 57, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, यह प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। दूसरा है, यह देश भर में केवल ग्रामीण क्षेत्रीय परिवार के उपभोग व्यय पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें क्या, केवल एक कथन सही है, ठीक है। तो ये दूसरा कथन आपका सही नहीं है। यह पूरे देश के जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राप्त जो है सूचना का अधिकार के लिए घरेलू स्तर पर होने के लिए कोई व्यय का पैटर्न नहीं दर्शाता है, ठीक है। इसमें कोई पैटर्न नहीं दर्शाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 58, इसमें क्या है, इसको देखते हैं। राज्य के अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। दूसरा है, जिला न्यायाधीश की जो पदस्थापना एवं पदोन्नति उच्च न्यायालय और राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तीसरा है, जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, ठीक है। अब उसमें देखते हैं क्या है, इसमें कौन से, यानी इसमें तीनों ही कथन सही है, डी पूछ रहा है। प्रश्न नंबर देखिए 59, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है,
यह संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। यह स्वीडन जो है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है भारत का स्थान श्रीलंका, नेपाल और भूटान से नीचे था। तो इसमें कौन सा या कौन से कथन सही है? इसमें क्या केवल 2 कथन ये सही है और तीसरा नहीं है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। यह किसके द्वारा? ये जो है बीडेम संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, डेमोक्रेसी वाला। ठीक है, और इसके बाद तीसरा है, तीसरा की बात करें तो तीसरा क्या है, इसमें जो पहले स्थान पर ये कौन है? श्रीलंका 88 और नेपाल 71 और भूटान 65। इन सब फिर 117 जो पाकिस्तान है। ठीक है, ये सही जो है कथन नहीं है। 1 मिनट, इसके क्या 2? हाँ 2। तो ये क्या बी और 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर है 60। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता शब्द की सबसे सटीक व्याख्या करता है? स्वतंत्रता की, यह किसी व्यक्ति के कार्यों पर बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति। दूसरा है, यह व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति का विस्तार करने और अपनी संभावनाओं को विकसित करने की क्षमता संबंधी योग्यता है। तीसरा है, यह अर्थव्यवस्था से मुक्त संसाधनों की उपलब्धता है जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा सकता है। तीसरा है, यह किसी व्यक्ति पर किसी भी कानून दायित्व का अभाव करता है। तो इसमें क्या है? कथन नंबर बी आपका सही है, जो स्वतंत्रता की परिभाषा देता है। प्रश्न नंबर है अभ्यास धर्म गर्जियन। ठीक है, जो धर्म गर्जियन है एक अभ्यास है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है? यह भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, और दूसरा क्या है? यह देशों जो दोनों देशों की थल सेना और नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका केवल एक कथन सही है और हमें सही ही पूछ रहा था। ठीक है, तो यह केवल की बात करें, यह क्या थल सेना और नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यह क्या भारतीय सेना जापानी ग्राउंडेड जो सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में एक वार्षिक अभ्यास था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें बहुत कम सिलो दिख भी रहा है। इसके बाद क्या है? प्रश्न नंबर है 62। व्यवहारकारी जो है रुआपेऊ और जो है टोंगा गिरोह ज्वालामुखी जिनमें विस्फोटक जो है विस्फोटक होने की संभावना संबंधी सूचना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो यह किस में स्थित है? यह न्यूजीलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 63। राज्य की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? एक राष्ट्र एक काल्पनिक इकाई नहीं हो सकता। दूसरा है, एक राष्ट्र केवल एक साझा आम भाषा पर आधारित नहीं हो सकता। तो इसका क्या है? इसके कौन सा या कौन से कथन सही है? इसके दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, एक राष्ट्र क्या है? एक राष्ट्र काफ़ी हद तक एक काल्पनिक समुदाय हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। और जो है मानव निर्मित जो है जैसे आंतरिक दहन वगैरह ऐसी कोई मानव निर्मित की बात करें तो जो है 1 मिनट शायद है, फिर देखें, फिर कभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? ये जो है ये। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है, हम कोशिश करते हैं अगर ध्यान नहीं आता है तो उसे हम बताना नहीं चाहते क्योंकि हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, हम उसके लिए सॉरी बोल लेते हैं। इसके क्या है? इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब कोई ऑलराउंडर तो है नहीं। और पहली बात तो ये एक बार हम इस पेपर को देखते हैं उसके बाद ही हम आपको विश्लेषण करते हैं। तो क्या है? निम्नलिखित में से जो रासायनिक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 के घटक हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? हमें जो गूगल से आंसर भी देखना होता है, कंफर्म भी करना है कि इतना सही है नहीं है। अगर बाई चांस ध्यान नहीं रहता तो नहीं रहता। इसमें क्या है? एक देखो अमोनियम, ठीक है, PM 2.5 की, और सोडियम और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद नाइट्रेट और सिलिकॉन। इसमें क्या पाँचों ही के पाँचों हैं। ठीक है, तो ये क्या है? PM 2.5 की बात है। और PM 2 जो उस क्या नाम है PM 2.5 और PM 10, हाँ, जो है ये माइक्रोन से मतलब PM 10 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं और PM 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन से छोटे कण। ठीक है, प्रश्न नंबर है
65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसके राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कथन नंबर 2 है जो त्युएनसांग जिले से नागालैंड विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही कथन आपके सही है। अब प्रश्न नंबर है 66 नेपच्यून मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक तटीय जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, इसे यूक्रेन ने विकसित किया है। तीसरा, इसकी अधिकतम सीमा 100 किलोमीटर है। तो इसमें क्या है, इसमें केवल और केवल 2 सही है। ठीक है, इसमें क्या है, केवल और केवल 2 सही है। एक सही क्यों नहीं है, नेपच्यून यूक्रेन मिसाइल जो है तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 300 किलोमीटर की है, 300 किलोमीटर की। इसमें क्या 100 किलोमीटर दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्या है, चुनाव की घोषणा के 2 सप्ताह बाद आदर्श आचार संहिता लागू होती है। देखिए कितना उस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, चुनाव प्रचार की अवधि आधिकारिक तौर पर मतदान होने से 48 घंटे पहले बंद हो जाती है। यही आपका सही है। ठीक है, चुनाव घोषणा के बाद नहीं, पहले ही से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसका क्या आंसर दूसरा है, मतलब 20 सही है केवल। प्रश्न नंबर 68 मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम मलेरिया के बारे में देखते हैं। क्या है, यह एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो निश्चित जीवाणु के कारण होता है। दूसरा है, वर्ष 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, E225 एवो 2025 पहल 2025 तक 25 देशों ने मलेरिया की संभावित जो उन्मूलन की दिशा का निर्देशन किया है। उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है, तो 2 और 3 सही है, एक जो है आपका गलत है। ठीक है, मलेरिया एक मच्छर जनित रोग तो है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या है, रोग निश्चित जीवाणु की वजह से नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है अनुच्छेद 368 के तहत, कितना अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 368 क्या संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, पहली काट दो। इसके बाद क्या है, संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो है पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, पुनः स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की होती है। देखो, संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक की बात नहीं होती है। इसके बाद क्या है, और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक को अपनी सहमति देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या है, इसमें क्या है 2 और इसमें देखना नहीं है, जो गलत है मतलब सही नहीं है। तो इसमें क्या है, 2 और 3 जो है ये आपके सही नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सब सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर यूपीआई जो है यूपीआई 1123 पे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह व्यक्तियों को स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना दूसरे को सीधे भुगतान करने में सक्षम करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यह ग्राहकों को स्कैन और भुगतान को छोड़कर लगभग सभी लेन देन के लिए जो है फीचर फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब आप लड़के क्या फ़ोन पे गूगल पे और यूपीआई पे के संबंध में ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन दोनों ही कथन इसके सही है। अब इसके बाद क्या 71 समानता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यह मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक सामाजिक असमानता को आर्थिक असमानता का आधार मानते हैं। दूसरा है उदारवादी यह नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं आवश्यक रूप से जुड़ी हुई हों। तीसरा है शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की नीति सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संबंधित है। तीसरा है मतदान का अधिकार और भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता राजनीतिक समानता के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो ये सी जो है ये सही नहीं है और सब सही है। प्रश्न नंबर 72
इसमें क्या है, डेलाइट। इसमें क्या है, 1 मिनट देखना है, 1 मिनट इसमें ये सही नहीं है, सॉरी ये सही नहीं है और ये 3 सही है, वही तो हम देख रहे हैं। क्या 72, डे लाइट हार्वेस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह उपलब्ध सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी जो है ऊर्जा लागत को बचाने का एक तरीका है। यह कार्बन पदचिह्न को कम करती है और ऊर्जा प्रवाह जो भवन ऊर्जा का दक्षता का सुधार करती है। इसमें दोनों ही सही हैं आपके। प्रश्न नंबर 73 है, इसमें क्या है, दंड प्रक्रिया सहायता यानी सीआरपीसी की धारा 144 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 10 या अधिक लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देती है। दूसरा का, यह आदेश आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन से कथन। फिर इसके बाद और है, इसके बाद क्या, इसे निस्तारीकरण से पहले यह अधिकतम 2 माह तक लागू रह सकता है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं 74, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के परिभाषित किया गया है लेकिन भारत के संविधान में कभी नहीं। ठीक है, फिर दूसरा, सिविल अवमानना में एक ऐसा कार्य शामिल होता है जो न्यायालय के अधिकार को कम करता है या करता हो या न्यायालय की उचित कार्रवाई के हस्तक्षेप करता हो। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें केवल एक कथन सही है। प्रश्न नंबर है 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 5G तकनीक के बारे में सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें उच्च विलंबता लेटेंसी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह मशीनों, वस्तुओं और उपकरण को एक साथ जोड़ सकता है। फिर दूसरा है, यह चिकित्सा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप में नियंत्रण कर सकता है। तीसरा है, यह अधिक बैंडविड्थ पर काम करता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह एक कथन इसका सही नहीं है और सब सही है। प्रश्न नंबर है 76, इसमें क्या है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची में सम्मिलित हैं। असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, ये सब कौन से पूर्वोत्तर राज्य के हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखो असम है और मिजोरम है और इसके बाद क्या है, त्रिपुरा है और इसमें क्या है, मेघालय है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद 77, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय यानी निचली अदालत को जारी नहीं की जा सकती। इसमें ये रिट दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसको रिट को देखना है कि कौन सी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा की जो है रिट निचली अदालत के लिए जारी नहीं किया जाए। उत्प्रेषण, प्रतिशोध, परमादेश ये ठीक है लेकिन अधिकार परीक्षा नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर है 78, इसमें क्या है, ब्लू स्ट्रैगल तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये अपने आसपास मौजूद लाल तारों से भी ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, दूसरा है, ये तारे निर्माण प्रक्रिया में अपने समकक्ष तारों को से पीछे रह जाते हैं। तीसरा है, हर्ट्ज स्प्रिंग जो है रसेल आरेख का उपयोग तारों की जो है आयु की गणना करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से केवल एक कथन सही है और दूसरा और तीसरा इसके गलत है। फिर मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में देखते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसमें नैतिक और नागरिक दोनों कर्तव्य शामिल हैं। इनके हनन के विरुद्ध कोई कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं है। ये प्रकृति में संपूर्ण होते हैं। इनमें भारतीय जीवन शैली से अभिन्न रूप से जुड़े कार्यों का एक उदाहरण जो एक संहिताकरण है। उपयुक्त में से देखना है सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से इसमें क्या सही नहीं है देखना है। तो इसमें क्या है, केवल 3 कथन जो है सही नहीं है। ये प्रकृति में संकीर्ण होते हैं, बाद बाकी तीनों ही सही है।
इसके बाद देखते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय नहीं है जिस पर विधायिका द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से, उद्योग और श्रम, किराया और किराएदारी अधिकार, कराधान, इसमें क्या है, पंचायत चुनाव, इसका वो सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, काल्म सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एक दो वीडियो देखिए, आप खुद कमेंट कर दीजिए तो हम उसमें क्या है आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। ठीक है, और अगर आपको दूसरे वीडियो में देखिए किसी ना किसी कमेंट में मिल जाएगा आपको, तो आप उसमें भी देख लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए उसको। आपको उसको जो है आज शाम तक या कल सुबह तक इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, काल्म सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ड्रोन पर जो है लोइटर जो है मुनीशन के साथ प्रीलेडेड कैनिस्टर है। यह सतह से वायु में हल्के के लिए सर्वाधिक कुशलता का से उपयोग किया जाता है। तीसरा, ये अत्यधिक गतिशील होते हैं और अक्सर पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 और 3, 2 इसका सही नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं 82, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में अधिकार शब्द संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें देखते हैं, अधिकार वैध दावे होते हैं जिन्हें शेष समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर अधिकार वे दावे होते हैं जो जिन्हें समान का जीवन जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। तीसरा है, अधिकार नागरिकों द्वारा राज्य पर कानूनी दावे होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कोई सा कथन सही नहीं है, लेकिन इसमें तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर है 83, इसमें क्या है, मेजे रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सर्कोप्टिक मेजे जंगली स्तनधारियों को ही जो प्रभावित करता है। फिर सर्कोप्टिक मेजे की तुलना में जो है डेमोस्टिक मेजे अधिक संक्रामक होते हैं। तीसरा है, दुर्बलता बीमारी का एक सामान्य लक्षण है। उपयुक्त में से सही नहीं है। ठीक है, इसमें देखना सही नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें तीनों ही सही नहीं है, तीनों ही गलत है। अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार जो है आरटीआई। ठीक है, आरटीआई के संबंध में क्वेश्चन, इसमें क्या है, सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1, आरटीआई अधिनियम को सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के तहत स्थान पर लाया गया था। ठीक है, तीसरा है, कोई भी सार्वजनिक जो प्राधिकरण 45 दिन के भीतर आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है, आरटीआई अधिनियम के पारित होने के लिए आवेदन का जो नेतृत्व जो है केवल जो वर्ष 1987 के मजदूर किसान जो है शक्ति संगठन MKSS कर रहा था। ठीक है, तो इसका दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, इसमें क्या है, 30 दिनों की बात है, 45 दिन की बात नहीं है, तो इसमें 1 और 3 आपका सही है। इसके बाद देखते हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय संगठन विंग्स इंडिया 2022 का आयोजक नहीं है। ठीक है, इसमें देखना है आयोजक नहीं है। अब देखना है हमें इसके बाद क्या है, दूसरा है नगर विमानन मंत्रालय, तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चौथा है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और तीसरा है चौथा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका दूसरा सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राज्य विधानमंडल के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, कथन नंबर 1 है, इसका क्या है, राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 4 माह से अधिक नहीं हो सकता। तीसरा है, स्थगन है अधिकतम 6 दिनों के लिए बैठक में कार्य को स्थगित कर सकता है। और अगला है कौन सा, विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही विघटन के अधीन है। तो इसमें क्या, तीनों ही कथन आपके सही है, सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सही नहीं है देखना है, तो इसलिए डी आपका सही है, इसमें सही नहीं है। इसके बाद क्या, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है CCFA ने जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है 540 मेगावाट की जो है क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है,
इसको देखना है इसमें कौन से है। इसका सही आंसर है चुनाव। प्रश्न नंबर देखते हैं 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, राज्यों की अपनी कोई अधिकारिता भाषा नहीं होती। दूसरा है, जो संसद राज्य में एक निश्चित भाषा के उपयोग को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने का निर्देश दे सकती है। तो इसमें क्या है, दोनों ही किसके सही देखना है, तो इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य सांसद कह दे अपनी इसे, लेकिन हाँ ज़्यादातर कार्रवाई जो है इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा में होती है, लेकिन उसको अपने राज्य की भाषा बोलने के लिए अधिकार है अगर कोई राजकीय भाषा है। जो मातृ मृत्यु दर MMR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, MMR संबंधी डेटा गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्टर जनरल द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, इसे एक ही समय के दौरान प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर एक निश्चित अवधि के दौरान मातृ मृत्यु दर की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें भी देखना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें केवल 2 सही नहीं है और पहला सही है। इसमें क्या 1,000 मृत्यु दर की बात होती है। ठीक है, इसमें 10,000 की नहीं है, कितने की, 1,000 की बात की जाती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है कथन नंबर 1 है, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की है। ठीक है, दूसरा है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित और पुनः नामांकित के पात्र हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, इसमें दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं 91। नाइट्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता पौधों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को तेज करती है। दूसरा, वातावरण में नाइट्रोजन की बढ़ी हुई सांद्रता कीटनाश जो स्पेक्ट एपोकैल्पस से जुड़ी है। जो तीसरी है, भूजल में नाइट्रोजन का उच्च दाब जो स्तर आंतों में कैंसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका कौन सा सही है, तो इसका केवल तीसरा सही है और दूसरा और पहला नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अब प्रश्न नंबर देखते हैं। इसमें भारतीय संसद में प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। इसे सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर तत्काल सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल है और इसलिए राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस प्रस्ताव पर चर्चा 2 घंटे 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव की बात करता है, तो ये कौन से प्रस्ताव की बात, ये समापन प्रस्ताव की बात करता है। ठीक है, ये समापन प्रस्ताव की बात 1 मिनट नहीं, ये स्थगन प्रस्ताव की बात, हाँ स्थगन प्रस्ताव की बात करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। समापन का तो मतलब समापन होता है, स्थगन की बात करता है। प्रश्न नंबर है 93। भारत में प्रेसिडेंसी जो कलर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह केवल युद्ध के समय राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को प्रदान किया जाता है। दूसरा है, भारतीय नौसेना प्रेसिडेंसी कलर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय जो है सशस्त्र सेना थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें क्या है, इसमें केवल 2 कथन सही है, एक गलत है। इसमें युद्ध की बात नहीं है, युद्ध दोनों स्थितियों में जो है, युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में वो इस तरीके की वो क्या बोलते हैं उसको प्रदान की गई है, असाधारण संभव सैन्य इकाई प्रदान की गई है। इसके बाद देखते हैं 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, संसद के सदस्य जो उच्च सदन के पास एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के संबंध में अधिक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही है, ठीक है, तो ये दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब है जैसे आप IAS बन गए तो IAS प्रसाद पर्यंत वाला नहीं होता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत वाले तो मंत्री या कोई चुनाव के जो अध्यक्ष वो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उसमें भी कुछ ये नहीं सबके। ठीक है, इसमें क्या है, उन्नत पित्त का जो
MK1 रॉकेट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह एक सिंगल बैरल रॉकेट सिस्टम है। दूसरा है, इसकी जो अधिकतम रेंज 15 किलोमीटर है। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है? इसका दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, दोनों ही कथन गलत है। जो इसकी क्या है, इसकी रेंज क्या है, जो इसकी शायद रेंज इसकी थोड़ी ध्यान नहीं है, 45 किलोमीटर की शायद इसमें रेंज है, इसमें 15 किलोमीटर की बात की गई, तो इसमें ये गलत है। इसका 96 है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद क्या है, कथन नंबर 1, संविधान दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान का प्रावधान नहीं कर सकता। दूसरा है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सके। इसका क्या है, राज्यसभा में। इसके तीनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, 97, उनका जन्म अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को माता जो है नानकी और छठे सिख गुरु गोविंद सिंह के यहाँ हुआ था। उनके जो तापसी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता है। उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। उन्होंने पंजाब में एक चक नानकी शहर की स्थापना की है, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बनकर 1975 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से गुरु का वर्णन किया गया है? तो इसमें क्या, गुरु तेग बहादुर का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 164 में परिभाषित है। दूसरी है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों का आवंटन फेरबदल कर सकता है। और तीसरा, मुख्यमंत्री प्रशासन से संबंधित जानकारी राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या, 1 और 2 दोनों ही कथन सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 99, इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय में ने एक नई ई गवर्नेंस पहल ई-डार पोर्टल लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन डी है, विधि और न्याय मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय। ठीक है, अब आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। इसमें क्या है, जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता। दूसरा है, धन विधेयक के मामले में भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो नहीं है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आज की जो है ये भी सीरीज़ ख़त्म हुई। और आपको PDF के लिए तो बता ही दिया, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और इसी के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। नमस्कार।